मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने हिंदी की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। वैसे आप तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 12 हिंदी का एक महा मैराथन क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप हिंदी के मैराथन क्लास को लेकर आइए जिसमें हमारा एक ही वीडियो में पूरी हिंदी कवर हो जाए। लेकिन आज मैं लेकर आया हूं अपने 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनको 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है, उनका आज मैं हिंदी में 50 नंबर कंप्लीट कराकर रहूंगा। यानी कि मैं आधे हिंदी को एक ही वीडियो में आज पढ़ाने वाला हूं। और जो क्वेश्चन मैंने इस क्लास में लिया है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हिंदी का एक महा मैराथन क्लास है। लगभग 1 घंटे की क्लास होगी और 1 घंटे में आपके हिंदी का खात्मा होगा। हिंदी को बोल दो टाटा बाय बाय। अब देखो आपका पेपर तो 100 नंबर का होता है। हमारा टारगेट भी है कि अब की हम हर एक स्टूडेंट को 100 में 95 प्लस दिलाकर रहेंगे। बस आप लोग हमारे अकॉर्डिंग अच्छे से आपको तैयारी करना है। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले इसको देखो। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, लगभग 1 घंटे की होगी। कॉपी पेन पानी वानी लेकर बैठना और ध्यान से इस क्लास को देखना। देखो आज हम 7 टॉपिक एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। कौन कौन से टॉपिक हैं? सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी का पढ़ेंगे भैया, पूरे 10 नंबर का एग्जाम में आता है। फिर हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश, पूरे 10 नंबर का ये भी आता है। फिर हम पढ़ेंगे पद्यांश 10 नंबर का। फिर लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर, कवि का जीवन परिचय 5 नंबर। फिर हम एक कहानी को भी पढ़ेंगे 5 नंबर। फिर खंड काव्य। टोटल मिलाकर हम 25 नंबर का क्वेश्चन आज कवर करेंगे आपका पूरा खंड का सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में। क्लास बहुत स्पेशल है। आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बस वीडियो को जितना हो सके लाइक करना है। मैंने इस वीडियो के लाइक का टारगेट रखा है सिर्फ 2000 लाइक का। अगर आप लोग 2000 लाइक तक इस क्लास को पहुंचा देंगे तो मैं आपको पूरा हिंदी एक ही क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा और इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। 2000 लाइक जैसे ही इस वीडियो पर आप पहुंचा देंगे, किसी तरह आपको पीडीएफ डायरेक्टली प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन रिस्पांस मिलना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक को। सबसे पहले हम हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम सब पढ़ेंगे। पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर गद्यांश, फिर पद्यांश, फिर जीवन परिचय, फिर कहानी और खंड काव्य। आज होगा हिंदी का खात्मा। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों की बारी आई। टॉप 10 मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस क्लास में लिया है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जिसको आंसर पता होगा फटाफट कमेंट करना। कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति है, इसमें से कौन सी शक्ति है जो कविता में 4 चांद लगा देती है? अगर कविता में वो मौजूद हो तो वो 4 चांद लगा देती है। का है अभिधा, खा है लक्षणा, गा है व्यंजना, घा है तात्पर्य। ठीक है, तो भैया व्यंजना जो होती है ये एक ऐसी शक्ति होती है जो कविता में, किसी भी कविता में 4 चांद लगाती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, जिसको जिसको आंसर पता होगा ना फटाफट आप कमेंट में आंसर लिख देना। दूसरा क्वेश्चन, आल्य खंड का दूसरा नाम क्या है? किसी को पता है आल्य खंड का दूसरा नाम क्या है? देखो, का है बीसल देव, खा है परमाल राशो, गा है खुमार राशो, घा है हम्मीर राशो। तो भैया इसका खा वाला ऑप्शन सही होगा, परमाल राशो। आल्य खंड का दूसरा नाम परमाल राशो है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लास मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग सर्च करेंगे यूट्यूब पर। इस क्लास को देखने के बाद सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर। मैंने आपको 35 40 जो भी क्वेश्चन है सबको मैंने अलग अलग क्लासेस में प्रोवाइड कराया है। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको मैंने आपको क्लास दिया नहीं है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बस देखते जाओ आप लोग, देखते जाओ। तीसरा क्वेश्चन, कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? इसमें से कौन सी रचना है जो वीर गाथात्मक नहीं है, वीर गाथा काल की नहीं है?
का है परमाल रासो, खा है विद्यापति पदावली, गा है पृथ्वीराज रासो, घा है बीसल देव रासो। भैया विद्यापति पदावली जो है ये वीर गाथात्मक रचना नहीं है, तो ये आपका खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। गा देखो, विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट है। देखो विद्यापति को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना कि सर जी ने दूसरी तरह से लिखा है। देखो दोनों सेम है, ये द्या जो लिखा है ना, दोनों मिलाकर ये वाला दा बनाते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे कंप्यूटर में हो सकता है कहीं कहीं मिसप्रिंट हो, तो उतना आपको ध्यान में रखना है। आप छोटे बच्चे नहीं हो, अरे मेरे अकॉर्डिंग छोटे बच्चे। देखो विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट है, किसका पुट है? अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर कैसा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा। यही सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है, आपके पेपर में कंफ्यूज किया जाता है आपको पूरी तरह, तो वही आप लोग पढ़िए और भी ज्यादा क्वेश्चन जितना हो सके आप लोग पढ़िए, क्योंकि जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके नंबर ज्यादा आने के। चौथा, विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट है, किसका? का है श्रृंगार का, खा है भक्ति का, गा है नीति का और घा है प्रशस्ति का। तो इसका राइट आंसर होगा भक्ति का। मतलब विद्यापति के पदों में कहीं कहीं भक्ति का पुट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं। हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? शायद आप सभी को पता हो, हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? अगर आपको आंसर पता है फटाफट कमेंट करना, क्योंकि आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट हैं। का है सबरपा, खा है सरहपा, गा है लुईपा और घा है कणहप्पा। तो हिंदी का प्रथम कवि भैया सरहपा जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका खा सही होगा। अब आप कहेंगे सर जी ये कैसा कैसा नाम है, सरहपा, सबरपा, लुईपा। अगर अब किसी का नाम ऐसा रख दिया जाए भैया सरहपा, भैया लुईपा, तो कितना अच्छा मतलब नहीं लगेगा। ये पहले का नाम है, आदिकाल के ये सारे कवि लेखक हैं, तो इनका नाम ही इस प्रकार से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? मतलब आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से भी जाना जाता है, बट इस नाम को दिया किसने ये आपको बताना है। का है राहुल सांकृत्यायन ने, खा है रामचंद्र शुक्ल ने, गा है रामकुमार वर्मा जी ने और घा है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या, देखते जाओ, पूरा हिंदी हम कवर करेंगे आज। ठीक है, सपोर्ट बनाए रखो भैया, क्योंकि बिना सपोर्ट के आदमी गिर जाते हैं। ठीक है, चलो 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं भैया। 7, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? का है रामचरितमानस, खा है पद्मावत, गा है पृथ्वीराज रासो, घा है रामचंद्रिका। तो प्रथम जो फर्स्ट महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ठीक है, चलो 8 नंबर, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं है। इसमें से कौन से ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं है? जिसको आंसर पता है फटाफट कमेंट करना। कबीरदास, मल्लुकदास, नंददास और रैदास। तो भैया 8वें का आपका गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मतलब नंददास जी जो हैं ये ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रसखान किस काव्यधारा के कवि थे? रसखान जी किस काव्यधारा के कवि थे? जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दो। का है प्रेमाश्रयी काव्यधारा लिख दीजिएगा। ठीक है, खा है निर्गुण भक्ति काव्यधारा, गा है सगुण भक्ति काव्यधारा और घा है कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो रसखान जी जो थे ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि थे। आपका घा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जैसे कई काव्यधारा हैं तो ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि थे रसखान जी। 10 नंबर क्वेश्चन, राम भक्ति शाखा से संबंधित है। इसमें से कौन से कवि हैं जो राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं? का है कुंभन दास, खा है परमानंद दास, गा है नाभा दास और घा है चतुर्भुज दास। भैया इसका गा वाला ऑप्शन सही होगा, नाभा दास। नाभा दास जी जो हैं ये राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे कर लेता हूं, इसका आंसर शायद आप सभी को पता हो। बताइए ये उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफी ज्यादा आता है। बताइएगा ये किसकी रचना है?
ठीक है, आपके कवियों में वो कवि मिल जाएंगे जिनकी ये रचना है। थोड़ा सा हिंट भी मैंने आपको दे दिया है, अगर अब नहीं बता पाओगे तो फिर नहीं बता पाओगे। चलो इसको मैं हटाऊंगा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम अपने गद्यांश पर चलेंगे। देखो भैया, मैंने टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज बताया है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे सर और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास लेकर आइए, तो मैं एक ही क्लास में 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन लेकर आऊंगा और पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम खल्लास करेंगे। बस आप लोग कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो, बस और क्या चाहिए जिंदगी के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। आ जाते हैं अपने महत्वपूर्ण गद्यांश पे। इसमें क्या होता है महत्वपूर्ण गद्यांश, पूरे के पूरे 10 नंबर का ये आपसे पूछा जाता है। इसको कैसे पहचाने, कैसे इसको सॉल्व करें, यही है आपका महत्वपूर्ण गद्यांश। अब इसको सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे। देखो कैसे क्या लिखना है, मैंने सारी चीजें आपको बताई। जैसे ऐसे कुछ देखो, ये आपका गद्यांश ऐसे दिया जाएगा, इसके नीचे 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे एज अ गिफ्ट। भैया ये 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है इसी गद्यांश में आपको मिलेगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, जब आप किसी चीज को पाने की कोशिश ही नहीं करोगे तो आपको वो कैसे मिलेगा। तो ऐसे आपको करना है। सॉल्व कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूं। कुछ इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी द्वारा लिखा गया है, भाषा और आधुनिकता चैप्टर का है। अब एक एक को हम पहले इसको पढ़ते हैं। देखो पहले आपको क्या करना है, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे, आपके सामने पेपर होगा, तो आपको सबसे पहले इसको पढ़ना है। पढ़ोगे तभी आप पहचान पाओगे ये किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है, क्योंकि आपको संदर्भ में ये भी लिखना होता है। बाकी का क्वेश्चन इसी में मिल जाएगा। अभी मैं समझाऊंगा ट्रिक, आपको कैसे किसी भी गद्यांश को सॉल्व करना है। चलो महत्वपूर्ण गद्यांश पहले पढ़ते हैं। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। कल्चर के बारे में है इसमें। संस्कृति परंपरा से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। हमने पढ़ लिया भैया। अब इसमें 2-3 चीजें आपको दिख रही होंगी, कैसे पहचाने ये किस पाठ का है। देखो आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम पहले ही याद करके जाना है, पहले ही पढ़ के जाना है। अब आप पहचानेंगे कैसे, ध्यान दो। अब इसमें भाषा आया है, कई बार भाषा इसमें यूज हुआ है, एक बार तो मैंने बता ही दिया। तो भाषा आने का मतलब है कि ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर का है। और इसके लेखक आप लोग पहले से याद करे रहना कि भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी, प्रो जी सुंदर रेड्डी। तो अगर आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम याद है ना, तो आप बहुत आसानी से इसको पहचान लेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं हिंट रहेगा। जैसे निंदा रस का अगर रहेगा तो उसको, उसमें निंदा कहीं मिल जाएगा। अशोक के फूल का रहेगा तो आपको अशोक देखने को मिल जाएगा। अगर वो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर करेगा तो आपको राष्ट्र देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यही सारे ट्रिक्स होते हैं। बाकी क्या है इसमें, हलवा है, हलवा बस केवल चिम्मच लेकर खाना है। अभी मैं बताऊंगा कैसे खाना है, अभी बना है। ठीक है, चलो देखिए इसके नीचे 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चन का आंसर देना। सबसे पहला, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। लिख दो संदर्भ लिखकर कि ये किस पाठ का नाम हमारा है, भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। रेखांकित अंश की व्याख्या करो। ये भैया है यहां से लेकर यहां तक, इसके नीचे आप लाइन देख रहे हैं, रेखाएं, इसका अपनी भाषा में आपको व्याख्या करनी है, बाकी कुछ नहीं। अभी मैं बताऊंगा, बस थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा यूनिक बनाकर आपको इसको लिखना है, नंबर दे दिया जाएगा। एग्जामिनर भी बोलेगा ले बेटा 10 में 10 ले, इस पे तेरा ही हक है। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन देखो। संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है। देखो यहां पे सीधा लिखा है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। तो भाषा देखो इसी लाइन में आपका ये लो, यहां से लिख दो यहां तक, 2 नंबर आपका कंप्लीट। क्या है इसमें, क्यों, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ठीक है, आगे माहौल बदलने वाला है। देखो चौथा, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो यहां पे लिखा है, देखो यहां पे देखो, संस्कृति परंपरा से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। मतलब संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। सिंपल सा तो है,
यहीं पे तो लिखा है कि संस्कृति परंपरा से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील है और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। किसकी गति? संस्कृति की गति, हमारे कल्चर की गति। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों है? देखो यहां पे लिखा है लास्ट में, देखो इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। मतलब नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता है। क्या है भैया? बहुत सिंपल सा है। क्यों टेंशन लेते हो कि सर कैसे पास होंगे? कुछ स्टूडेंट मेरे पास कमेंट करते हैं, सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, हम कैसे पास होंगे, कोई बताओ। अरे भैया हम क्या बताएं, आप छोटी छोटी चीजें पढ़ लो। आप हिंदी में तो बिल्कुल पास हो, मैंने आपको कई क्लासेस प्रोवाइड कराए हैं। अगर रेगुलर नहीं देखोगे तो गलती आपकी है। ठीक है, आपको पढ़ना है, कुछ करना है लाइफ में। क्योंकि सोचो, जो आपके साथ आज बैठकर पढ़ रहा है, जो आपका कोई दोस्त ही है आपके क्लास में, एक दिन अगर वो पढ़ लिख कर कुछ हो गया और आप वैसे रह गए तो सोचो क्या होगा। आपके सामने से वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाएगा, कार से निकलेगा ऐसे, और आप वही फटफटी गाड़ी लेकर, एक HF डीलक्स फटफटी गाड़ी कोई पुरानी सी लेकर निकलेंगे। तो उस पल को सोचो, क्या हाल होगा आपका। आप खुद सोचोगे यार काश पढ़ लिया होता। आप देखते होंगे आपके आसपास के जो लोग हैं ना, आपके अंकल हो गए या उनसे भी जो लोग हैं, यार पढ़ा नहीं तो आज मैं बहुत आगे होता, वो अब बहुत पछतावा कर रहे हैं। तो वो दिन ना आने दो। इतना प्राउड फील कराओ ना खुद की फैमिली को, इतना मेहनत करो, ताकि ऐसा ना हो कि आपका दोस्त कल को 2-4 साल बाद वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे और आप उसी साइकिल पर रह जाओ। इसीलिए मेहनत करो, कुछ बड़ा करो। ठीक है, तो इसको अब हम कुछ ज्यादा इमोशनल तो नहीं हो गए, चलो देखते हैं। अब सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो इसको सॉल्व करने का ट्रिक, प्रश्नोत्तर संख्या आपको कॉपी में डालनी है। फिर आपको क्या करना है, ये भाषा ... करके आवश्यकता है। मतलब क्या मैंने लिखा है, देखो इसका फर्स्ट वर्ड, इसका लास्ट वर्ड, ये लिखना बहुत जरूरी है। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आपने कौन सा गद्यांश किया है? क्योंकि 2 गद्यांश एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एक करना होता है, तो ये लिखना बेहद ज्यादा जरूरी है, तभी उनको पता चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे हम, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। चलो फर्स्ट, ऐसे फर्स्ट लिखेंगे संदर्भ। देखो संदर्भ में हमारा पाठ का नाम, लेखक का नाम दोनों का हो जाता है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, वो भी सही है, लेकिन इस तरह लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो ऐसे लिखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक निबंध से अवतरित है। देखो इसमें हमारा ये लेखक का नाम हो गया, ये कवि का नाम, सॉरी ये लेखक का नाम हो गया, ये पाठ का नाम हो गया, दोनों आ गया भैया, आपका 2 नंबर कंप्लीट। एग्जामिनर तुरंत आपको 2 नंबर देगा। एक चीज और ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताया, प्रस्तुत गद्यांश, देखो जो यहाँ पे गद्यांश लिखा है इसको इस प्रकार से लिखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, गद्यांश। ठीक है, मैंने पहले ही बताया है, जैसे यहाँ पे गद्य है तो यहाँ पे गद्य लिख दीजिएगा। ठीक है, मतलब ये आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गले में खिचखिच गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक निबंध से अवतरित है। 2 नंबर कंप्लीट। कोई दूसरा पाठ और लेखक आ जाता है भैया तो लेखक का नाम पाठ का नाम बदल दो, बाकी सेम वही रहेगा, गद्य से वो भी रहेगा, बस पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको चेंज कर देना है, संदर्भ सेम रहेगा। चलो इनकी क्वालिटी को भी बदल दीजिएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। यहां से लेकर देखो, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता है। अब इसमें कुछ नहीं है मेरे स्टूडेंट, इसी को थोड़ा चेंज करके थोड़ा अपनी तरफ से लिख दो, कोई जरूरी नहीं है। आप खुद में एक लेखक हैं, ऐसा नहीं है कि बुक वाला ज्ञान लेकर जाएं वही डायरेक्ट लिख दें। अगर आपने वही पढ़ के गए हैं वही आ जाता है तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। यू आर ऑल्सो राइटर, आप खुद एक लेखक हैं।
क्योंकि लेखक कहीं बाहर से नहीं आते, हम जैसे बच्चे ही आगे चलकर लेखक बनते हैं, बस अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा चेंज करके आपको लिखना है। चलो कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान देना, हम भी राइटर बनाएंगे आपको आज। भाषा ने जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। नित्य प्रति संस्कृति में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। बस थोड़ा सा आपको चेंज करके लिख देना है, नंबर आपको पूरा मिलेगा। 2 नंबर इसका और 2 नंबर इसका आपको मिल जाएगा पूरा। लेकिन अभी और भी क्वेश्चन है, उनको भी हम समझेंगे। तीसरा क्वेश्चन है संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है? तो मैंने बताया था भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, तो इसको ऐसे लिख देंगे प्यार से। देखो तीसरा आंसर, देखो उस तरह से 3 लिखिएगा ऐसे। ठीक है, देखो क्या है, संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है। सिंपल सा मैंने लिख दिया, वही चीज है। चाहे आप इस प्रकार से लिखे भाषा स्वयं संस्कृति का अटूट अंग है, या आप संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है, बस भाषा होनी चाहिए, मेन कीवर्ड आपका होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन क्या है, देखो चौथा क्वेश्चन है संस्कृति का किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो मैंने बताया था संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो ये देखो मेरे स्टूडेंट, संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। देखो वो हिंदी संस्कृत वाला ये संस्कृत नहीं है, ये कल्चर वाली संस्कृति है, जिसको हम लोग संस्कृति बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। ये सब 2 नंबर फ्री के होते हैं, इसका आंसर आपको गद्यांश में भी मिल जाएगा। बस वही 2 क्वेश्चन आपको ध्यान से लिखना है, संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या। ये सब तो आपको उसी गद्यांश में इसका आंसर मिलेगा, काहे टेंशन ले रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं मेरे स्टूडेंट। 5 नंबर क्वेश्चन ये देखो, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों है? तो यहीं पे तो लिखा, इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। तो इसी को प्यार से हम लिख देंगे। देखो युगान रूप परिवर्तित नवीन भावों को उचित रूप में व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। बस हमारा ये गद्यांश भी हो चुका। ऐसे सॉल्व करके आओगे, 10 में 10 पूरे लाओगे और एग्जामिनर को मजबूर कर दोगे कहने पर ले बेटा इस पे तेरा ही हक है। चलो इसको मैं हटाता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलते हैं अपने पद्यांश पे। अभी तो हमने बहुविकल्पीय प्रश्न और गद्यांश को फिनिश किया है, अभी हम चलेंगे पद्यांश पे, फिर जीवन परिचय, फिर कहानी, खंड काव्य। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो जब तक मंजिल तक ना पहुंच जाओ, क्योंकि आज वैल्यू उसी की होती है इस संसार में जो किसी लायक है। तो खुद की वैल्यू बनाओ, खुद को इतना लायक बनाओ कि लोग आपसे पूछें भाई कैसे किया। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग पद्यांश पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक महत्वपूर्ण पद्यांश। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये पद्यांश है। जैसे गद्यांश हमारा हिंदी गद्य के पार्ट से होता था, चैप्टर से, ये पद्यांश हिंदी पद्य से होगा। 10 नंबर इसके लिए भी मिलेगा। मतलब आपको ये पद्यांश दे दिया गया ऐसा प्यार से, 5 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे, सेम प्रोसेस, और ऐसे इसका आंसर लिखेंगे। चलो पहले इसको पढ़ते हैं। बहुत अच्छी लाइन है, फेवरेट है हमारी, पवन दूतिका चैप्टर का है ये, और इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी। इसमें होता क्या है, राधा जी को छोड़ के श्री कृष्ण जी मधुबन से चले गए हैं। अब राधा जी क्या करती है, पवन को यानी कि वायु को, पवन यानी कि हवा, उसको अपना दूत बनाकर श्री कृष्ण जी के पास भेजना चाहती हैं कि जाके उनसे बता दो कि आपके विरह से बिछड़कर राधा जी का क्या हाल हो गया है। वो अपनी दशा को बताती हैं। चलो देखते हैं, प्यारा सा लाइन है, पढ़ते जाओ। देखो, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं मेरे प्यारे, मेरे प्रिय नौ जलद, नव का मतलब होता है नवीन या नए, जलद का मतलब होता है मेघ या बादल। ठीक है, तो नए मेघों के समान, नव जलद से, कंज, कंज का मतलब होता है कमल, कंज से नेत्र वाले मतलब कमल के समान नेत्र वाले, आंखों वाले, जाके आए न मधुबन से, वो मधुबन से चले गए हैं और अभी तक आए नहीं हैं, और न भेजा संदेशा, और ना ही उन्होंने कोई संदेशा मेरे लिए भेजा है। मतलब राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं, थोड़ा सा कृष्ण जी के थोड़ा सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं
कि मेरे प्रिय नवीन मेघों के समान, ठीक है, नवीन नव जलद से नवीन मेघों के समान और कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण जी मधुवन से चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, और ना ही उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। 2 लाइन का यही होगा मीनिंग। आगे देखो, फिर वो क्या है, उनके प्रेम में, उनके विरह में वो थोड़ी सी बावली होती जा रही है। बावली का मतलब होता है पागल, ठीक है। देखो, मैं रो रो कर प्रिय विरह, यानी कि श्री कृष्ण जी के विरह में, विरह का मतलब होता है बिछड़ना, ठीक है, से बावली हो रही हूं, यानी कि पागल होती जा रही हूं। जाके मेरी तू जा, वो पवन से कहती है तू जा और मेरी सब दुख कथा, जितनी भी मेरी दुख है, ठीक है, कथा श्याम को तू सुना दे, तू जाकर श्री कृष्ण को सुना दे। फिर वो कहती है कि श्री कृष्ण जी के चले जाने से और वापस ना आने से मेरा जो हाल है, वो अपनी मनोदशा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मैं रो रो कर उनके विरह में पागल सी होती जा रही हूं, उनके जाने से पागल सी होती जा रही हूं। तू जा और श्री कृष्ण जी को सारी मेरी दुख कथा सुना के आ, ठीक है। आगे देखें, फिर वो कहती हैं कि जैसे ही तुम आगे बढ़ोगी थोड़ा सा, तो कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसा दृश्य होगा जो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा। देखो क्या कहती हैं, ज्यों ही मेरा, जैसे ही मेरा भवन घर तज, उसको छोड़कर तू अल्प आगे, यानी कि थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, जैसे ही मेरे घर से तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभावली यानी कि शोभा से युक्त, सुखद सुख प्रदान करने वाली, कितनी बहुत सारी, मंजू, मंजू का मतलब होता है सुंदर, कुंजे, कुंजे का मतलब होता है जो करौंदे का बगीचा होता है या सुंदर सुंदर झाड़ियां होती हैं जिसमें पुष्प लगे होते हैं, ठीक है, तो कुंजे मिलेंगी। तो जैसे ही तू मेरे घर को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा से युक्त, ठीक है, और सुख प्रदान करने वाली बहुत सारी तुझे कुंजे मिलेंगी, यानी कि करौंदे का बगीचा मिलेगा या फिर झाड़ियां मिलेंगी, ठीक है। वो क्या करेंगी, तुझको अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहेंगी, क्योंकि सुंदर चीजें हमेशा हमको अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। देखो प्यारी, फिर वो कहती है प्यारी छाया, अपनी प्यारी छाया से मृदुल स्वर, मृदुल का मतलब होता है मीठा, ठीक है, मीठे स्वर से, अपने स्वर से, ठीक है, मोह लेंगी, वो तुझे आकर्षित कर लेंगी, तुझे, ठीक है। तो भी तब भी तुम मेरा दुख, मेरे दुख को लख देख कर या ध्यान में रखकर वहां जाना विश्राम लेना, और वहां मतलब विश्राम मत लेना, मतलब जो तुम्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी वहां रुकना मत, मेरे दुख को देखकर तुम श्री कृष्ण जी के पास चली जाना। मतलब वो कहती है कि जैसे ही तुम मेरे घर को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा से युक्त और सुख प्रदान करने वाली बहुत सारी तुझे सुंदर कुंजे मिलेंगी, करौंदे के बगीचे मिलेंगे, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, अपनी प्यारी छाया, और जो पक्षियां होते हैं जो बोलते हैं उनका जो कलरव होता है उससे वे तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना, तो भी मेरे दुख को, मेरी बातों को ध्यान में रखकर तू श्री कृष्ण जी के पास चली जाना, वहां बैठकर विश्राम ना करना, ठीक है। देखो मैंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, ऐसे आपको भी करना है, कोई चीज कठिन नहीं होती है, सिर्फ आपको इसको इजी बनाना आना चाहिए। हिंदी मीनिंग मैंने क्यों बता दिया, क्योंकि अगर आपको हिंदी मीनिंग पता रहेगा ना, आप बहुत आसानी से इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि ये गद्यांश नहीं है कि ऐसे ही आपको दिया रहेगा सीधा सीधा लिख दो। चलो देखते हैं, कुछ भी हो करना हमें है, हम करके दिखाएंगे, और जिसने बोला था तुझसे नहीं होगा उनको भी भाई करके दिखाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का आपको नाम लिखना है, संदर्भ लिखो, इसमें भी रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। देखो इसमें रेखाएं होंगी, ये ऊपर के 2 लाइन में रेखाएं, इसकी व्याख्या करनी है। राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है, सिंपल सा लिख दो, राधा पवन दूतिका के द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है। वही चीज जो मैंने अभी बताया, हिंदी निकालना आता है भैया, बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख करो, अरे कृष्ण जी का सौंदर्य मतलब वो नए मेघों के समान है, और उनके जो नेत्र हैं, जो आंखें हैं, वो कमल के समान है, वही तो लिख देना है। यहाँ पे देखो लिखा है, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, वही लिख दो। राधा की मनोदशा का वर्णन करो, राधा जी श्री कृष्ण जी के विरह पे पागल, बिछड़कर उनसे पागल होती जा रही, बस यही लिख दो। चलो अब सबसे पहले हम संदर्भ को लिखते हैं, वही सेम प्रोसेस, पहले आपको मेरे प्यारे डॉट डॉट करके विश्राम लेना ऐसे लिख देना है, क्योंकि 2 पद्यांश आपको दिए जाएंगे, करना तो एक ही है ना, तो ये लिखना होगा ताकि एग्जामिनर को पता चले आपने कौन सा किया है।
चलो संदर्भ सबसे पहले लिखो, कैसे लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूती का शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। इसमें देखो आपको पद्य भाग, इसको ब्लैक से लिखिएगा, पवन दूतिका को भी ब्लैक से लिखिएगा, प्रिय प्रवास को भी ब्लैक से लिखिएगा, हाईलाइट करके, मतलब हाईलाइट मत करना, मतलब ब्लैक से लिख देना, ठीक है। तो संदर्भ ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका काव्यांश से अवतरित है। बस ऐसे आपको संदर्भ लिखना होगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, देखो इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, मतलब कवि का नाम और उनकी रचना को लिखना है, यही संदर्भ में यहां पे लिखना होता है। प्रिय प्रवास इनका महाकाव्य है, तो उसी से ये पवन दूतिका लिया गया है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब आपको करना क्या है, इसका व्याख्या करना है। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। इसका भैया अपनी भाषा में व्याख्या लिखनी है, चलो हम लिख देते हैं। राधिका पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए, मतलब वो मधुबन से मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, ना ही उन्होंने वहां से मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। बस यही इतना तो लिखना था, 2 लाइन का लिखना था, हमने लिख दिया। जो चीज मैंने बताया था आपको हिंदी मीनिंग में भैया, वही यहां पे लिखा भी है। चलो इसको हम हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, ऐसे लिखोगे पूरे नंबर। तीसरा क्वेश्चन, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? तो सिंपल सा है, राधा पवन दूतिका के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन सिंपल है, राधा पवन दूतिका द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। 2 नंबर ये भी कंप्लीट हो गया। कंप्लीट करते चलो, ठीक है। ऐसे लिखकर आना। कॉपी कैसे लिखे हिंदी की वो भी मैंने बता दिया, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर, आपको पूरी कॉपी लिखना मैंने बता दिया है। चलो चौथा, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए, तो लिख दो कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान हैं। 2 नंबर इसका भी कंप्लीट, वही चीज जो मैंने बताया था। राधा की मनोदशा का वर्णन करो, तो 5वां हमारा आंसर होगा, राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही हैं। बस यही आपको मेरे स्टूडेंट लिखना है। समझ में आ गया? तो 5 का आंसर ऐसे लिख दो, 10 में 10 ले जाओ। इसमें भी कुछ होता नहीं है भैया, हिंदी मीनिंग आपको निकालना थोड़ा बहुत आना चाहिए, तभी आप पद्यांश को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसमें भी स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन का आंसर थोड़ा अच्छे से लिखना ही है, और ये सब तो एक लाइन के आंसर है। बस हो गया, 10 नंबर ये भी कंप्लीट। ऐसे लिखोगे 10 में 10 एग्जामिनर देगा, वही सेम बात। ले बेटा, इस पे तेरा ही हक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने लेखक के जीवन परिचय पर। लेखक जी में मैंने हरिशंकर परसाई जी को लिया है। अब आप कहेंगे सर जी और भी लेखक हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उनको बता देते। देखो उनको मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बार बार वही चीज पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हिंदी का ये पहला मैराथन क्लास नहीं है। इससे पहले भी मैं आपको 3-4 क्लासेस दे चुका हूं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, नो टेंशन, ठीक है। तो ये आपका जीवन परिचय है। हरिशंकर परसाई जी को हमने लिया है क्योंकि ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप अलग से भी जाकर देख सकते हैं, सर्च करो यूट्यूब पर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय शुभम लेक्चरर अलग से भी मिल जाएगा, तो क्यों टेंशन। चलो इसको देखते हैं। देखो जीवन परिचय कैसे लिखे, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं सर साहित्यिक परिचय हमें लिखना होता है। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं, 3 हेडिंग में इसको लिखना है। छोटा सा जीवन परिचय लिखना है, साहित्यिक परिचय थोड़ा अच्छे से आपको लिखना होगा। कैसे लिखना है ताकि आपको 5 में 5 पूरे नंबर लेखक वाला मिले, चलो बताते हैं। जीवन परिचय पहले हेडिंग डालेंगे, इनका जन्म, इनकी मृत्यु, ये सब लिख देंगे, थोड़ी बहुत पढ़ाई। देखो श्री हरिशंकर जी का जन्म मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आरंभ से लेकर स्नातक तक इनकी शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। परसाई जी ने मुख्यतः व्यंग प्रधान ललित निबंधों की रचना की है, ठीक है। 10 अगस्त 1995 ईस्वी को जबलपुर में इनका देहावसान हो गया।
मतलब इनका जन्म, जन्म स्थान, इनकी थोड़ी सी शिक्षा और इनकी मृत्यु, बस इतना सा जीवन परिचय में लिखना है। क्योंकि हमें वर्ड्स की लिमिट को भी देखते हुए चलना है। आपको टोटल 80 शब्दों में स्टूडेंट इसको लिखना होता है। कितना? 80 शब्दों में। तो बहुत बड़ा हम क्यों लिखें? हमें पूरे 100 नंबर का पेपर सॉल्व करना होता है। ठीक है, सिर्फ यही तो है नहीं। चलो अभी हम साहित्यिक परिचय पे हम लोग चलते हैं स्टूडेंट। ये देखो साहित्यिक परिचय थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन आपको करना है। देखो साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, परसाई जी हिंदी व्यंग के आधार स्तंभ थे। मतलब साहित्य में इनका परिचय कैसा है, ये कैसे लेखक थे, वो आपको लिखना होता है साहित्यिक परिचय में। तो परसाई जी हिंदी व्यंग के आधार स्तंभ थे। इन्होंने हिंदी व्यंग को नई दिशा प्रदान की है और अपनी रचनाओं में व्यक्ति और समाज की विसंगतियों पर से पर्दा हटाया है। देखो अगर आपने दूसरा याद कर रखा है उसको भी लिख सकते, कोई जरूरी नहीं है सर जी जो बता रहे वही लिखो। नहीं याद किया तो ये याद कर लेना। विकलांग श्रद्धा का दौर एक ग्रंथ पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसमें आपको इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला वो भी लिखना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थान तथा मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया। इन्होंने कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार तथा संपादक के रूप में हिंदी साहित्य की सेवा की। ठीक है, तो भैया यही सब तो लिखना है। किस प्रकार के ये लेखक थे, कौन कौन से कार थे। अरे कार का मतलब नहीं, साहित्यकार, उपन्यासकार, निबंधकार। ठीक है, और इनकी क्या परिचय है वो आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। समझ में आ रहा है? जीवन परिचय में बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, साहित्यिक परिचय में इतना लिखना है। और अब रचनाओं पे चलते हैं मेरे स्टूडेंट। रचनाएं कुछ इस प्रकार से लिखिएगा। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले कहानी को देखते हैं। ऐसे हेडिंग डाल डाल के लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, नंबर आपको पूरे मिलने के चांसेस रहेंगे। कहानी संग्रह इनका कौन कौन सा है? हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये इनकी कहानी संग्रह वाली रचना है, मतलब कहानी वाली। उपन्यास में रानी नागफनी की कहानी तट की खोज, ये इनकी उपन्यास वाली रचनाएं हैं। निबंध में इनकी तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में, ये इनका निबंध है। तो कहानी, उपन्यास, निबंध लिख दो, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो समझ में आया किसी भी लेखक का जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। पहले जीवन परिचय लिखो, हेडिंग डालो, उनका जन्म, जन्म स्थान, थोड़ी सी शिक्षा, उनकी मृत्यु। साहित्यिक परिचय में इनका कैसा परिचय है, कौन कौन सा पुरस्कार मिला, ये लिखना है। रचनाओं में आपको हेडिंग डाल के लिख देना है, 5 में 5 पूरे नंबर मिलेंगे। वर्ड को काउंट कर लेना, 80 से एबव होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। चलो अब कवि में आते हैं। कवियों में मैंने एक ऐसी कवित्री को लिया है जो बहुत स्पेशल है। इनका नाम है महादेवी वर्मा जी। ये हाई स्कूल से ही आपके सिलेबस में है और इंटर में भी काफी इंपॉर्टेंट है। इनका जीवन परिचय बहुत आता है, तो इनमें भी सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इन्होंने FA, BA और MA परीक्षाएं सम्मान सहित उत्तीर्ण की। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। मतलब इनका जन्म कब और कहां हुआ, इनकी शिक्षा का कितनी है और इनकी मृत्यु कब हुई, ये आपको लिखना है साहित्यिक परिचय में। सिंपल सा तो है, कुछ है नहीं इसमें, इसको मैं हटाता हूं। ठीक है, चलो अब जीवन परिचय में साहित्यिक परिचय अब हम डालेंगे हेडिंग। और साहित्यिक परिचय जैसा कि मेनली आपके 12th में आता है, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखना है ताकि आपको 80 वर्ड हो जाए पूरा मिलाकर। ठीक है, चलो साहित्यिक परिचय। महादेवी वर्मा जी का प्रमुख रचना क्षेत्र काव्य है, मतलब ज्यादातर इन्होंने काव्य रचनाएं ही की हैं। ठीक है, कवित्री हैं। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहत चतुष्टयी, मतलब छायावादी कवियों में जो 4 सबसे फेमस कवि हैं उनमें इनकी रचना होती है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी हैं, पंत जी हैं, निराला और महादेवी वर्मा जी हैं। देखो प्रसाद लिखा है तो ऐसा मत समझना ये प्रसाद है, पंत लिखा है तो इनको ऋषभ पंत मत समझना, ये सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है, और निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये 4 बहुत फेमस कवि हैं छायावादी युग के, उनमें इनकी गणना की जाती है। ठीक है, इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है, थोड़ा सा सैडनेस, थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा प्रेम है। ठीक है, काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी है, मतलब गद्य रचनाएं भी इन्होंने की है।
चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। इन्होंने एक चांद पत्रिका का संपादन किया, जिसका संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अपनी अधिकारों के प्रति इन्होंने सजग किया है, चांद पत्रिका का संपादन करके। कोई पूछे भैया चांद पत्रिका का संपादन किसने किया, तो हमारी महादेवी वर्मा जी हैं, बहुत फेमस कवित्री हैं। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की, मतलब इनको पद्म भूषण की उपाधि मिल चुकी है राष्ट्रपति जी के द्वारा, बहुत स्पेशल है। ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शक्सरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। देखो कितने पुरस्कार अभी और हैं, अभी तो ट्रेलर है। मई 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा नवंबर 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। मतलब ऐसा कोई पुरस्कार नहीं बचा मेरे हिसाब से कि जो इनको ना मिला हो। मतलब इनको पद्म भूषण भी मिला, शक्सरिया पुरस्कार भी मिला, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला, भारत भारती भी मिला और ज्ञानपीठ भी मिला। सारे पुरस्कार, इससे ये हम एक आइडिया लगा सकते हैं कितनी महान ये कवित्री हैं, कितनी महान ये लेखिका हैं। ठीक है, चलो इनकी रचनाओं पे चलते हैं मेरे स्टूडेंट। रचनाओं पे आ गए हम लोग। रचनाओं में महादेवी जी का प्रमुख कृतित्व तो इस प्रकार है, या प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। देखो रचनाओं को हम कृतियों के नाम से भी जानते हैं, कंफ्यूज मत होना। देखो काव्य में इन्होंने निहार, रश्मि, नीरजा, सांध गीत, दीप शिखा, यामा, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। सारे के सारे फेमस रचनाएं हैं, पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। निबंध संग्रह में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि इनके निबंध की रचनाएं हैं। आलोचनात्मक ग्रंथ में इन्होंने हिंदी का विवेचनात्मक गद्य इन्होंने लिखा है। तो ये इनकी फेमस रचनाएं हैं। आपको रचनाओं में उतना ही लिखना है जितना पूछा जाए। ठीक है, चलो इसको भी हम हटाते हैं और अपनी कहानी पे चलते हैं, कि स्टोरी बनाते हैं खुद की। चलो देखते हैं कहानी में हमने लिया है बहादुर कहानी को, और मैं बहादुर कहानी का सारांश बताने वाला हूं। देखो बहादुर कहानी बहुत फेमस कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 12th में पंचलाइट, बहादुर, लाठी, यही 3 कहानियां हैं। ठीक है, तो बहादुर कहानी ये नंबर फिक्स होता है। बहादुर, पंचलाइट और लाठी, आप तीनों कहानी को पढ़ लो, 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। आपको उद्देश्य और सारांश दोनों पढ़ना है। जो कहानियां होती है ना, उसका उद्देश्य होता है और सारांश होता है, दोनों को आपको पढ़ना है। चलो बहादुर कहानी का आज हम सारांश पढ़ लेते हैं, आखिर ये है क्या। वही बहादुर कहानी, देखो 12 से 13 साल का लड़का है, अभी मैं बताऊंगा। अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। मतलब बहादुर कहानी जो है एक मध्यम वर्गीय, एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा एक नौकर के साथ की गई बहुत ही दुर्व्यवहार की या अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। ठीक है, लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। लेखक ने स्वयं को उस कहानी का पात्र बनाया है और कहानी की आत्मकथात्मक रूप से रचना की है। होता क्या है देखो, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। मतलब लेखक जी ने खुद को निर्मला का पति इसमें बनाया है कहानी के पात्र के रूप में। तो वो क्या होता है कि लेखक का पत्नी निर्मला भी एक नौकर को रखना चाहती हैं। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला जाता है। ठीक है, मतलब होता क्या है, एक बहादुर 12 से 13 साल का नेपाल का लड़का है, उसकी माता जी थोड़ा सा उसके साथ दुर्व्यवहार करती हैं, तो वो घर छोड़ के शहर चला आता है। उसको शायद इसका एहसास नहीं था कि भैया कुछ भी हो जाए, मम्मी कितना भी मारे, बिना गलती को वो डांटेंगी या मारेंगी नहीं। अगर आप गलती करोगे तभी वो कुछ बोलेंगी। और एक लाइन आपने सुनी होगी, भैया बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। मम्मी भले ही मारती है लेकिन रात का खाना, दिन का खाना वही आपसे पूछेगी, कोई दूसरा नहीं पूछेगा। कोई दूसरा कितना भी प्यार करेगा ना, लेकिन एक दिन वो स्टेज आ ही जाएगा जब वो आपसे प्यार करना कम कर देगा। वही चीज यहाँ पे भी बताई गई है। मतलब बहादुर जो लड़का है ना, वो घर छोड़ के जब चला आता है तो निर्मला जो है इनके यहाँ नौकर के रूप में रख लिया जाता है। अभी मैं बताऊंगा। फिर उसके साथ दुर्व्यवहार होता है देखो, और निर्मला के घर छोड़ के चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं।
मतलब निर्मला को एक नौकर की जरूरत थी, बहादुर को नौकरी की, क्योंकि वो घर छोड़ के बाहर आया था, कहां से खाएगा। तो क्या होता है, निर्मला और बहादुर की मुलाकात होती है, बहादुर को नौकर के रूप में रख लेते हैं। अब बहादुर बच्चा, बहादुर जो लड़का है उसके साथ पहले बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे से बेबी बेबी करके, ठीक है। फिर आगे देखो क्या होता है, वो घर का सारा काम करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। भैया वो घर का सब काम करता है, फिर भी उसके साथ गाली गलौज की जाती है। और एक दिन ऐसा भी आता है जब उसके साथ मारपीट भी किया जाता है, झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। और इतना ही नहीं, एक दिन उसके ऊपर झूठी चोरी का इल्जाम भी लगाया जाता है। देखो, जो चीज आपने ना की हो, अगर उसका अपराध आपके ऊपर आ जाए, उसका इल्जाम आपके ऊपर आ जाए, तो भैया आप सहन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर किया हो तो बात अलग है। फिर क्या होता है, अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। फिर होगा क्या, वही होना था, इतना सारा टॉर्चर करोगे तो घर छोड़ के तो जाना ही जाना था। तो बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। मतलब अब क्या होता है, परिवार वाले सब चिराग लेकर ढूंढते हैं कि कहां गया बहादुर, अगर मिल जाए तो अब अच्छा व्यवहार करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं, सारा काम वो ही करता था, ये लोग आराम करते थे। अब पता चल रहा है कि क्या कीमत थी उस बच्चे की। देखो, बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। लेकिन आपने सुना होगा, परंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कुछ नहीं होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब इसमें चिड़िया कहां से आ गई, देखो एक कहावत है, ठीक है। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। इस कहानी में कुछ था नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया कि बहादुर एक 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी माता जी के दुर्व्यवहार से तंग आकर शहर चला आता है। इधर निर्मला अपने रिश्तेदारों के यहाँ देखती हैं, यार सबके यहाँ नौकर है, नौकर काम करते हैं, तो हमें भी एक नौकर रखना चाहिए। बहादुर और निर्मला की मुलाकात होती है, बहादुर को निर्मला अपने घर नौकर के रूप में रख लेती है। अब नौकर के रूप में रखने के बाद पहले तो अच्छा व्यवहार करती है, बाद में कठोरता बरतने लगते हैं, उसके साथ गाली गलौज करते हैं, मारपीट तक की नौबत आ जाती है, जबकि वो घर का सारा काम भी करता है। लेकिन इतना ही नहीं, एक दिन उसके ऊपर झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और उसको पीटा भी जाता है। फिर बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब लोग बहादुर को ढूंढते हैं कि मिल जाता तो ठीक रहता, लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यही सब लिखना है भाई, आपका नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आज का जो ये क्लास होगा वो यहीं पर भैया फिनिश होगा। अभी मैं समझाऊंगा क्यों। देखो, चलते हैं अब स्टार्टिंग में, एक और टॉपिक है उसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे, स्टार्टिंग में चलेंगे, ठीक है। आ चुके हैं अपने स्टार्टिंग लेवल में। ये कहां गए भाई साहब, ये देखो, ठीक है। चलो यहीं पे मैं बता देता हूं, क्योंकि ज्यादा इधर साइड में चलेंगे तो टाइम लगेगा। चलो 3, 2 एंड 1। देखो, मैंने बताया था आपको इतने टॉपिक मैं इस क्लास में बताऊंगा। हमने सारे टॉपिक पढ़े, ये 6 तक पढ़ लिए। एक टॉपिक आपका आता है खंड काव्य। खंड काव्य ये भैया मेरे 5 नंबर का पूरे के पूरे पूछा जाता है। अब ये मैंने क्यों इस क्लास में नहीं लिया है, देखो हम हैं उत्तर प्रदेश वाले और यूपी में सारे टॉपिक तो सेम है। एक ये टॉपिक होता है खंड काव्य, जिसमें इसको जिला वाइज बांट दिया गया है। कहीं पे रश्मिरथी है, कहीं से पे त्यागपथी है, कहीं पे श्रवण कुमार है, कहीं पे मुक्त यज्ञ है, ठीक है। ऐसे ऐसे आलोक वृत्त है, ऐसे ऐसे कई हैं, ठीक है। तो ये जिला वाइज होता है, कुछ जिलों में कुछ होगा, कुछ जिलों में कुछ होगा। तो मैं इसको स्पेशली बता नहीं सकता, क्योंकि हमारे क्लास जो है, हमारा क्लास सभी स्टूडेंट लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है अपने सर जी से पूछ लीजिए, सर हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य है, हमें कौन सा करना है। जैसे हमारे यहाँ त्यागपथी, हम गोंडा जिले से हैं, आप जिस जिले से हैं कमेंट कर देना, मैं खुद हो सकेगा तो उसका आपको बता दूंगा कौन सा खंड काव्य आप में है, या आपको पता है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। हमने इन सारे टॉपिक को इसी क्लास में डिस्कस किया, 50 नंबर हमने कंप्लीट किया, और क्या चाहिए जिंदगी के लिए। अभी इसमें बहुत सारी चीजें बाकी हैं, अभी तो ट्रेलर है, आगे आगे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होता है। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।